जिसके हिस्से में जितना संघर्ष लिखा है उसके हिस्से में उतना ही परिणाम आएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड जीरोसन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या है मौलिक अधिकार, आपातकाल के समय कितने खत्म हो सकते हैं, कितने बचते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 3 के अंदर। और इसको बुलाया जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बुलाया जाता है इसको? मैग्ना कार्टा। ठीक है, और जो मैग्ना कार्टा दोस्तों ये है फ्रांसीसी शब्द। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द। अब इसका जो प्रयोग होता है वो होता है इंग्लैंड में। कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में कहाँ से कहाँ तक यह रहेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक यह वर्णित हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि निलंबित यानी कि इसको सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो इसको निलंबित करने का अधिकार रहता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास रहता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब निलंबित करने का अधिकार क्यों? अब देखो होता ऐसा है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझना दोस्तों कि आप अभी भारत में या समझ लीजिए रेलवे या फिर एसएससी कोई आपका परिणाम जारी नहीं कर रहा है, उसके लिए आप आंदोलन कर रहे हो, रोड जाम कर रहे हो, कहाँ पर पथराव कर रहे हो। खैर पथराव करना चाहिए, लेकिन अगर आप पथराव कर रहे हो फिर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर ये आपका हक है कि आप सरकार से आप आपकी मांग रहे हो। लेकिन अगर यहीं पर चीन या कोई सा अदर कंट्री भारत पर हमला कर दे, उस समय भी आप यह चीज़ अगर डिमांड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या एक्शन लेगी सरकार? तो यहाँ पर जो अपने राष्ट्रपति है वह आपके जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर देगी। लेकिन आपका जो एक अधिकार रहता है, कौन सा? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उसको छोड़कर बाकी सभी संविधान को मौलिक अधिकारों को स्थगित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आती है रक्षक, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई दुरुपयोग करता है या फिर आपके राइट्स छीनता है तो आप क्या करोगे? क्या आप कानून के पास जाओगे सहायता मांगने? आपकी इतनी जल्दी सुन लेगी क्या? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उच्च न्यायालय। कहाँ पर जाना पड़ेगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अब जाना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता कि यहाँ पर जाना पड़ेगा? कैसे? तो यह अपना अनुच्छेद 226 में वर्णित है। ठीक है, अब अगर आप उच्च न्यायालय जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो उच्चतम न्यायालय। कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अब यह कहाँ पर वर्णित है? यह है अनुच्छेद 32 में वर्णित। कहाँ पर? 32 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार होते क्या है? देखो, कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस अधिकारों को सरकार या कानून आपसे समय आने पर छीन सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार वह होते हैं जिसको सरकार नहीं छीन सकती, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति विपरीत परिस्थिति में अधिकार आपके ले सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुजरिम जो रहता है उसने कोई अपराध करा हुआ है, उसको जेल होती है, तो वहाँ पर समथिंग उसके 90% से ऊपर उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसीलिए जेल को बुलाया जाता है नर्क। क्या बुलाया जाता है? नर्क। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि रक्षक किसको बुलाया जाता है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अपने मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए? तो वह लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से। अब बात आती है कि मूल अधिकार में पहले कितने मौलिक अधिकार वर्णित थे? मूल संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकार वर्णित थे? तो पहले कुल 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। कितने मौलिक अधिकार वर्णित थे? कुल पहले 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1978 में। इसमें 7 मौलिक अधिकार में जो एक था आपका 19 का, जिसको बुलाया जाता था संपत्ति का अधिकार। क्या बुलाया जाता था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इसको दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 44वां संविधान संशोधन। अब ये कब होता है दोस्तों? 1978 में होता है। कब होता है? 1978 में होता है। तो यहाँ से दोस्तों संपत्ति का अधिकार को हटाकर भाग 12, कहाँ पर दोस्तों? भाग 12 में अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। कहाँ पर डाल दिया गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। कहाँ पर डाल दिया गया? 300A या 300 का में डाल दिया गया।
अब वर्तमान में अपने पास कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में अपने पास कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? कुल 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं कि मैंने आपको कहा कि सुरक्षा के लिए व्यक्ति कहाँ पर जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, अब दोस्तों इतने यहाँ पर 6 अपने मौलिक अधिकार है। अब दोस्तों अब इनको अपन डीप में पढ़ लेते हैं कि इनको जो बारीकी से इनको समझ लेते हैं कि कौन सा अधिकार किस तरीके से वर्णित हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अब जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार जो आता है 14 से लेकर 18 तक आता है, लेकिन इससे पहले 2 अनुच्छेद और बचते अपने, कौन से? अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 12 क्या दर्शाता है? परिभाषा। क्या दर्शाता है दोस्तों? परिभाषा। अब यहाँ पर एक राज्य आता है। अब राज्य का अर्थ होता है क्या कि भैया सरकार? नहीं, यह केवल इसके लिए एक शब्द है। ठीक है, या फिर एक ऐसी कोई सी एक राज्य नहीं हो गया भैया कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, ऐसा कुछ भी नहीं। यह एक सरकार को दर्शा रहा है, यानी किसका अर्थ ये है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका हो गया अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद आता है 13। अब यहाँ पर कुछ समझने की जरूरत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो अल्पीकरण यानी कि यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब आपको अधिकार दिया गया भैया, बोलने का अधिकार दिया गया, घूमने का अधिकार दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है बोलने का अधिकार कि आप किसी के कान में जाके बोल रहे हो, उसको भी तो अधिकार है भैया कुछ। ऐसा नहीं है कि आपको घूमने का अधिकार दिया गया, तो आप गाड़ी से घूम रहे हो, सामने दुकान में आपने गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर उस सामने वाले को भी अधिकार दिया गया, आप ऐसे घूमते घूमते किसी के बेडरूम में भी जा सकते हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अल्पीकरण यहाँ पर आपके कम कर दिया है जब आपका मौलिक अधिकार असंगत रहेगा, यहाँ पर आपका जो है मौलिक अधिकार कम कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो पहला अधिकार आता है वो आता है समता का अधिकार। अब इसको समझते हैं अपन के समता का अधिकार होता क्या है। देखिए पहला आता है यहाँ पर अनुच्छेद 14, यानी कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि यानी के कानून। क्या होता है दोस्तों? विधि यानी के कानून। हाँ, आपने देखा होगा कोर्ट में आते हैं, एक रहती है आंख पर पट्टी बांधा, उसका अर्थ क्या होता है कि भैया मेरे सामने जो भी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हो या चपरासी, मेरे लिए समान है। जो भी आएगा गुनाह करेगा उसको एक रख देगी। ठीक है, कानून की देवी। अब आगे देखते हैं, मोस्ट आईएमपी है अपना अनुच्छेद 15। अब यह क्या है कि भाई आप किसी के धर्म, मूल या वंश, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना तो आप किसी के धर्म के साथ भेदभाव, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगला मोस्ट आईएमपी हमारे लिए भी और आपके लिए भी, वह कैसे मैं आपको देखो बताता हूँ कैसे समझना। अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 यानी कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, यानी कि भैया आपको जो भी काम करने में या समानता मिल। आपने देखा होगा अधिकतर नेता, उनके रिश्तेदार जल्दी नौकरी पर लग जाते हैं, कारण क्या? वो सिफारिश कर देते हैं कि भैया आप ऐसा वैसा, बल्कि ऐसा नहीं है, आप उसका विरोध कर सकते हो। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, आगे आता है मोस्ट आईएमपी। इसको आप 3 स्टार बना लीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपकी जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा है जो 1 डे में खत्म हो रही, या कोई सी भी परीक्षा ले लो आप, उसके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, यानी कि छुआछूत यानी कि टच करने का रहता है, टच एंड अनटच वाला, छुआछूत वाला का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। आगे है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 18, यानी सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अब होता ऐसा है दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा, कोई सुना होगा कहीं पास में पड़ोसी के घर कहीं पर भी क्यों पीएचडी कर रहा है या फिर वगैरह वगैरह कुछ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? पीएचडी यानी कि डॉक्टर की उपाधि। अच्छा, क्या आपका चिकित्सक थोड़ा ना बन जाता है, इलाज थोड़ा ना करता है, बस एक उपाधि मिलती है उसको डॉक्टर की। ठीक है, अब आप कहीं पर भी आप कोई सी उपाधि ऐसे ही नहीं रख सकते। आप सेना में कैप्टन या फिर कमांडो की उपाधि जो भी आप नहीं रख सकते, इसके लिए आपको इस फील्ड में जाना पड़ेगा, तभी आपको उपाधि मिलेगी। अगर आपने ऐसे रखा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे दोस्तों हमारा है अगला अधिकार। दोस्तों अगला हमारा जो
मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पर जो है मूल संविधान में पहले कुल 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया था दोस्तों कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में संपत्ति का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19F यहाँ से हटाकर उसको कहाँ पर डाल दिया गया था, भाग 12 के जो कानूनी या आर्टिकल है उसमें 300A में डाल दिया गया था। अब आगे हम समझ लेते हैं कि इसमें अनुच्छेद 19A 19B आखिर है क्या, इसको अपन डीप में समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वाक संबंधी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा अनुच्छेद 19B, आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है। और सभा करने की आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हो बिना हथियारों के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक है कि भैया जैसे आपके क्षेत्र में धारा 144 लगी तो आपको ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आगे आगे चलो तो अनुच्छेद 19 आपका बताता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि दल संगठन, अपन बोलते हैं ना कि यार उसने फलाने ने पार्टी बना ली, उसने ऐसी पार्टी बना ली, तो ये किसके अधिकार से बनाते हैं, अनुच्छेद 19C के अधिकार से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा अनुच्छेद 19D जो कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूम फिर सकते हो, आगमन की आपको स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आप भारत के किसी भी हिस्से में कहीं जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा अनुच्छेद 19E, कौन सा, अनुच्छेद 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता यानी कि आप देश में किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कुछ सालों पहले जम्मू कश्मीर में रहने में आपको डर लगता था, कारण क्या, धारा 370, ठीक है। जैसे आप जा सकते हो, रह सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। अब अनुच्छेद 19G, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ABCDE आ गया और अब E के बाद डायरेक्ट G आ गया, तो मेरे भाइयों मैंने आपको पहले बताया ना कि अनुच्छेद 19F अब इस लिस्ट से हट चुका है और अब कानूनी रूप इसको मिल गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19G, अब आप कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी कोई से भी क्षेत्र में आप कोई सा व्यापार चालू कर सकते हो, आपकी रोजी रोटी चल सके, आप ऐसा कोई सा भी काम कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा अधिकार है, जैसा कि अभी अपन ने 19A से लेकर G तक पढ़ा, अब आगे यही जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुछ और अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 20, 21, 22, 21 का और 22। अब देखते हैं अब इसमें क्या है। पहला आता है अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब इसके अंतर्गत भी 3 आपको स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, 3 आपको स्वतंत्रता मिलती है। कौन कौन सी, सिर्फ एक बार सजा, यानी कि आप कितना भी जुर्म कर लो उसके लिए केवल आपको एक बार सज़ा मिलेगी। सज़ा का समय, अब जैसे कि आपने सज़ा करी 2020 में, मतलब आपने क्राइम करा 2020 में और उस समय का जो कोर्ट केस का चलता हुआ आपको 3 से 4 वर्ष हो गए। अब उस समय का जो सज़ा का प्रावधान था उसमें कुछ बदलाव हो गया 2023-24 तक, तो आपको जो सज़ा है आज के अनुरूप नहीं मिलेगी, जिस समय आपका जो क्राइम करा था उस समय के अनुरूप आपको सज़ा मिलेगी। अगला है गवाही देने के लिए बाध्य, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप देखते हो ना मूवियों में कि एक रात पहले पुलिस वाले उठा के ले आते, उसको खूब पीटते, ऐसा करते वैसा करते, भैया तो ऐसी गवाही देना वैसी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मूवी है, रील और रील्स में बहुत फ़र्क पड़ता है ना, रियल और रील्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आया समझ में, गवाही देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगला है हमारा अनुच्छेद 21। दोस्तों यह थोड़ा समझ लेना ध्यान से कि क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पर क्या है, समझना कि कोई व्यक्ति भैया कुछ वर्षों से कोमा में है, अब उसकी बचने की कुछ संभावना नहीं है, ऐसी है कि अब उसकी इच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि ऐसे भी दर्द से तड़प रहा है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, आपका रिजल्ट बिगड़ गया, आप गए फांसी पर लट गए, तो अब उसमें आपको सज़ा हो सकती है, आपके ऊपर केस चलेगा कि आपने ऐसा करा क्यों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोमा में है या फिर ऐसा कुछ कि यार वो चल फिर नहीं सकता, उसे लग रहा है कि मेरा जीना नहीं है, तो इसके लिए वो अप्लाई कर देगा कोर्ट में, मतलब अपना एक कि भैया मेरे को अब नहीं जीना है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 के तहत वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता खुद को समाप्त, जीवन लीला समाप्त करवा सकता है। आगे अनुच्छेद 21 का जो भैया 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
शोधन। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि अभी थोड़ा प्रोग्रेस लो है, कभी आपको नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन लिखा है जो कि 2002 में आया था। आप बस आपका सपोर्ट और साथ देते रहिए, हम हमारा 100% आपको देंगे। अब आगे चलते हैं कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। ये किस किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन। कब आता है संशोधन? यह 2002 में संशोधन आता है। अनुच्छेद 22 कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा जो अधिकार आएगा वह है हमारा दोस्तों अगला है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब यह आएगा अनुच्छेद 23 से 24 तक। अब इसमें पहला है 23वां कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिशत। अभी होता क्या है कि देखो यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी बात, कोई महिला एवं पुरुष अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि वह पुरुष को हम 500 देंगे, महिला है तो उसको 250 देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बराबर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, आप किसी व्यक्ति का मतलब जो बोलते हैं ना शारीरिक इंसानों को बेचा जाता है, ऐसा भी नहीं कर सकते। अगला है 24वां मोस्ट IMP बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि आप 14 वर्ष से नीचे के जितने भी बालक हैं ना उनसे काम नहीं करवा सकते। ऐसा होने पर आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अगला है दोस्तों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये आएगा अनुच्छेद आपका 25 से लेकर 28 तक। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से कोई सा भी धर्म स्वीकार कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अगला मोस्ट IMP है, जैसे कि अभी आपके सामने आपका एग्जाम्पल है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना होती है, इनके प्रबंध की जो आपको स्वतंत्रता मिलती है यह किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है? तो यह मिलती है आपको अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कर। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे समाजों की धर्मशाला रहती है, बहुत सारे समाजों की धर्मशाला रहती है। अब वहाँ पर एक सरकार द्वारा वहाँ पर अगर उस धर्मशाला में मंदिर है तो आप वहाँ पर टैक्स नहीं ले सकते, आप उससे कर देने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगला है हमारा अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित किसी भी स्कूल में या जो राज्य द्वारा कोई सा स्कूल चल रहा है वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है अनुच्छेद दोस्तों अगला हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 30 मतलब कुल 2 अनुच्छेद रहते। अपना 29वां क्या कहता है कि भैया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, लेकिन भारत में वर्तमान में कुल 6 अल्पसंख्यक को ही दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन। एक और बार दोस्तों मेरे साथ, मुस्लिम, ठीक है, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन। ठीक है, टोटल 6 लोगों को 6 मतलब समाजों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। अगला है हमारा शिक्षा संस्थान, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता। ठीक है, अगला है हमारा मोस्ट IMP। इसको भैया भयानक जहर उगलने वाला कर देना दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षा में आएगा ही सही। ठीक है, इससे बच के आप कहीं भी नहीं भाग सकते। ठीक है, ये आपको हर एक परीक्षा में पूछा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? इसे संविधान की आत्मा। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैंने जैसे आपको शुरुआत में दोस्तों समझाया था कि अगर अपने अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो अपन कहाँ पर जाएंगे? उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। अब उच्च न्यायालय में अपन अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। लेकिन अपना जो है उच्च न्यायालय उसमें अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे और इसी के तहत टोटल 5 रिटें जारी होती है। कितनी रिटें जारी होती है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रेक्षा लेख। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। एक रिक्वेस्ट थी दोस्तों कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो 100% हम दे रहे हैं बस आपके सहयोग की ही आशा है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत थोड़ी कम है,
लेकिन हमारा वादा रहा आपसे कि अंत जो है जोरदार रहेगा, बिल्कुल हमारा साथ रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।